मैंने अक्सर कहा है कि पश्चिम में इस्लामोफोबिया के बढ़ने का मुख्य कारण मुसलमानों का व्यवहार है और मुसलमान खुद को रोक नहीं सकते। उन्हें इस्लामी मूल्य और शिक्षाएं प्रचारित करनी होती है। जितना वे इस्लामी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं उतने ही लोग इनके बारे में जागरूक होते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वे इस्लामी शिक्षाएं कोई खास काबिले तारीफ नहीं है। तो सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रही है जो मुसलमानों के खराब व्यवहार को पूरी तरह दर्शाती है। इसे देखिए। यूके में एक इस्लामी प्रचारक सिर्फ इच्छा नहीं करता बल्कि वह इन ब्रिटिश महिलाओं से सीधे कहता है कि क्योंकि आप ऐसे कपड़े पहनती हैं इसलिए आपके साथ रेप होने की संभावना है, या हो सकता है, या होना चाहिए। सुनिए। क्या हुआ? मेरी तरफ मत देखो। हाँ, क्या हुआ? वो कहाँ जा रहा है? वो कह रहा था कि मेरे शॉर्ट्स की वजह से मेरे साथ बलात्कार होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि किसी के कुछ कहे बिना ये लड़कियां यूं ही कुछ क्यों कर लेंगी। बस यही है, बस यही है, बस यही है। और जैसा आपने कहा वही मैंने भी देखा है। मैं वही कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं। आप उनसे तर्क कर रहे हैं। अब आप वही लड़कियां हैं जिन्हें मुझे नहीं पता कि आप ठीक है। हाँ, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अब ये युवतियां सर्फिंग कर पाएंगी। मैं कैमरे पे नहीं आना चाहता। ठीक है, हाँ, क्या चल रहा है? युवतियों ने ये आरोप लगाया है कि उस सज्जन ने कहा है कि वे बलात्कार के लायक हैं। ये सब एक आरोप है, कोई जांच नहीं हुई है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि वो क्या कहना चाहेंगे। उनका कहना है कि ये लड़कियां बहुत छोटी हैं, शायद 18 की भी नहीं। इन्हें इस्लाम या उसकी शिक्षाओं की जानकारी नहीं है और जो उन्होंने कहा है वो पूरी तरह से इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप है। मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास सबूत है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। माफ कीजिए, क्या हुआ? लेकिन इस बेशर्म इंसान को देखो, ये तो बस इनकार ही करेगा। जैसे कि उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया हो कि अरे एक मुसलमान ने मुझसे कहा कि हमें बेकन खाना चाहिए, तब हम कहते रुको ज़रा, मुसलमान ऐसा कभी नहीं कहते। लेकिन जिस इल्ज़ाम की वो बात कर रही है वो तो हर मुसलमान कहता है और हमारे पास उनकी किताबें भी हैं। माफ कीजिए, क्या हुआ? मुझे मत देखो। हाँ, क्या हुआ? वो कहाँ जा रहा है? वो कह रहा था कि मेरे शॉर्ट्स की वजह से मेरे साथ बलात्कार होना चाहिए। क्या तुमने ऐसा कहा? क्यों कहोगे? माफ कीजिए, आप ऐसा क्यों कहेंगे? क्या आपने मुझे कुछ कहते सुना? लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा था। क्या आपने मुझे कुछ कहते सुना? लेकिन आप लोग तो ये हमेशा कहते रहते हैं। आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप सहमत हैं? उन्होंने कहा मैं ऐसा क्यों कहूंगा? ये एक सहमति है। हाँ, सहमत हो। नहीं, यही समाज है जिसमें हम रहते हैं। मैं आपसे सहमत हूँ, आपसे पहले। मेरे पास आगे कहें। आप ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, तुरंत वे रक्षात्मक हो जाते हैं। बस कह दीजिए नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। क्योंकि भले ही वह एक मुस्लिम है लेकिन खुलकर झूठ बोलना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, बजाय इसके कि बस विषय बदलने की कोशिश करना या बहुत आक्रामक होकर रक्षात्मक हो जाना। तो अब नहीं। ये कहना आसान है कि आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप मुझ पर इसका आरोप क्यों लगा रहे हैं, बजाय ये कहने के कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा क्योंकि मैं उस पर विश्वास नहीं करता। वो ज़्यादा मुश्किल है। अब वो मेरी तरफ आ रहा है। नहीं। क्या आप अपनी कही बात से सहमत हैं? आपका स्वागत है। आप कोई जज नहीं है। रिपोर्ट करो। तो आपके पास आप उस उम्र तक भी नहीं पहुंचे हैं जहां आपको सही और गलत की समझ हो सके। नहीं, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मुझे ये पता है। हेलो हेलो। हेलो। अगर आप मेरे पास आके कहते उन्होंने कहा, ये वो कहते हैं, क्या ये सच है, तो मैं आपको जवाब देता। उन्होंने कहा, मैं ऐसा क्यों कहूंगा, यही आरोप है। मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। नहीं। तुम जानना ही नहीं चाहते थे। नहीं दोस्त, अभी मुझ पर आरोप लगाओ या फिर कहने को कुछ नहीं है। मेरी भी एक कहानी है। तो अब तुम लोग इसके बारे में क्या करने वाले हो? कुछ नहीं। नहीं, ये आदमी क्यों? अगर वो यहाँ परेशान करने नहीं आया तो अब भी यहाँ क्यों है? मैं तो तुमसे बात भी नहीं कर रहा हूँ। शांत हो जा भाई, शांत हो जा। नहीं, मैं तो तुझसे बात भी नहीं कर रहा हूँ, तो शांत हो जा बेबी। ये लोग कौन है? मुझे लगता है ये बस सिक्योरिटी वाले हैं। तो इनके पास कोई अधिकार वगैरह नहीं है? पुलिस वाले तो कुछ नहीं करते, वो तो अचानक से इन्हें फ्री स्पीच की याद दिला देते। इनके पास फ्री स्पीच है, ठीक है, ये इस्लामी शिक्षाओं से पूरी तरह अलग नहीं है। मुझे यकीन है आपने ये मीम देखा होगा। हिजाब, ढकी हुई लॉली, खुली हुई लॉली पर मक्खियाँ आती है, यानी मुस्लिम मर्द। आप जानते हैं, यही वाला। इसे देखिए, किसी ने फिर से यहाँ बनाया। इससे आपको क्या सीख मिलती है? उसने गमी बियर के साथ किया 7 मिलियन व्यूज़। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये व्यवहार सीधे कुरान से है तो इस कुरानी आयत को देखिए, सूरत 33 आयत 59। हे नबी, अपनी पत्नियों, अपनी बेटियों और ईमान वाली औरतों से कहिए कि वे अपने ऊपर अपनी चादरों का एक हिस्सा लपेट ले। संभावना है
कि उन्हें पहचाना जाएगा और परेशान नहीं किया जाएगा, तो हिजाब या जिल्बाब पहने या। इस शब्द के अर्थ को लेकर मतभेद है। असल मतलब क्या है? यहाँ जिल्बाब का मतलब उनके बाहरी कपड़े हैं, तो मोहम्मद ने ज्यादा काव्यात्मक दिखने के लिए साफ भाषा में बात नहीं की। और यही वजह है कि मुस्लिम विद्वानों के बीच इतने सारे मतभेद और अलग अलग व्याख्याएं हैं। एडवर्ड वुड के अनुसार वो सबसे जाहिर नकली पैगंबर है, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ऐसा करो, जिल्बाब, बुर्का, हिजाब जो भी है पहन लो, ताकि उन्हें पहचाना जा सके कि वे मुस्लिम हैं और उन्हें परेशान ना किया जाए। अब जो यह आदमी मूल रूप से कह रहा है, आप जानते हैं, जाहिर है कि वह इस कुरान की आयत को पूरी तरह से नहीं समझता, क्योंकि इस्लाम वास्तव में बहुत स्पष्ट है कि गैर मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम महिलाओं की तरह कपड़े पहनने से मना किया गया है, जैसे बुर्का या नकाब। तो जब आप इन सभी बेवकूफ़ गोरी महिलाओं को देखते हैं जो इस्लाम में परिवर्तित नहीं होती, लेकिन एकजुटता दिखाने के लिए जिल्बाब, हिजाब, नकाब, बुर्का या जो भी है पहन लेती है, ये इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है। उमर, जो दूसरे खलीफा थे, मोहम्मद के अबू बकर के बाद दूसरे सबसे अच्छे दोस्त थे, वो गैर मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम महिलाओं की तरह कपड़े पहनने के लिए, यानी हिजाब, नकाब, जिल्बाब वगैरह पहनने पर मारते भी थे। इसे देखिए, तो यह अरबी में मूल वर्णन है जिसे उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया है, लेकिन मेरे पास एक है। अल अलबानी, उन्हें सबसे सम्मानित इस्लामी विद्वानों में से एक माना जाता है, शायद आधुनिक समय के सबसे सम्मानित विद्वान। उनकी मृत्यु 1902 या उसके आसपास हुई थी। तो वो कह रहे हैं, उमर इब्न खत्ताब गुलामों को क्यों मार रहे थे? मुहाजिरीन या अंसार की एक गुलाम लड़की उमर के पास आई जो जिल्बाब यानी पूरा हिजाब पहने हुए थी। उमर ने नहीं कहा कि मुस्लिम औरत की तरह कपड़े पहनना अच्छा है, नहीं, क्योंकि गैर मुस्लिम औरतों को मुस्लिम औरतों की तरह कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी, ताकि उनके साथ छेड़छाड़ की जा सके। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सबूत है, शायद तुम्हें ये जानकर झटका लगे। तुम्हें आज़ादी मिली? उसने कहा, नहीं। तो फिर इसे सिर से उतार दो। जिल्बाब सिर्फ आज़ाद औरतों के लिए है। वो झिझकी, फिर वो कोड़ा लेकर आया और सिर पर तब तक मारा जब तक उसने जिल्बाब फेंक नहीं दी। अलबानी ने कहा कि यह एक सही हदीस है, और आप जानते हैं कि वह गैर मुस्लिम महिलाओं या दास लड़कियों को ठीक से ढके रहने क्यों नहीं देना चाहता था? असली वजह इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इसे देखिए, ये तबकात इब्न सअद है। तो ये एक प्रामाणिक किताब है। ये उर्दू है, अरबी नहीं। मेरे पास अरबी संस्करण नहीं है, पर कोई भी सत्यापित कर सकता है। मैं गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल करता हूँ। मुझे उर्दू आती है तो पढ़ सकता हूँ। मैं आपको इसका अंग्रेजी अनुवाद दिखाता हूँ। गूगल अंग्रेजी अनुवाद, ताकि आप सब पढ़ सके। यह तबकात इब्न सद भाग 2 है। ये बयान किया गया था, ये अबू हुरैरा से मुआज उमर बिन अल खत्ताब की ओर से बयान किया गया था। वही पागल। हिजाब, जिल्बाब, बुर्का और नकाब की पूरी अवधारणा के पीछे यही है। असल में मोहम्मद करना चाहते थे। मोहम्मद हिजाब, जिल्बाब, नकाब, बुर्का थोकना नहीं चाहते थे, वो ये करना नहीं चाहते थे। उमर बार बार कहते रहे कि अल्लाह से हिजाब की आयत उतारे, और उन्होंने ऐसा किया। फिर मोहम्मद ने वही किया, क्योंकि ये सब मोहम्मद ही कर रहा था, कोई अल्लाह नहीं है। मोहम्मद तो बस ये आयतें खुद बना रहे थे ताकि सबको खुश रख सके। हम कज़ा और सद के अधिकार को बेहतर जानते हैं। एक दिन उमर इब्न खत्ताब अपने साथियों के पास गए। सुनिए, यही वही आदमी है उमर जिसने एक और गुलाम लड़की को हिजाब पहनने पर मारा था और कहा था, आज मैंने एक काम किया है, इसके बारे में मुझे फतवा दो। क्योंकि अब मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है तो वो किसी के पास नहीं जा सकते थे, इसलिए वो मोहम्मद के दूसरे साथियों के पास गए। एक लौंडी वहां से गुजरी तो एक लौंडी, उसकी अपनी नहीं किसी और की गुलाम लड़की वहां से गुजरी। मुझे वो अच्छी और आकर्षक लगी। उसने उसके साथ जबरदस्ती की, जबकि वो रोजे से था। फिर भी पूरी जमात ने उस पर हमला किया। असल में वो कह रहा है कि मैं इस बारे में फतवा नहीं मांग रहा कि मैंने एक लौंडी से ज़बरदस्ती की। वो चाहता है कि मुझे धार्मिक आदेश मिले कि मैंने गलत नहीं किया। उसे ज़बरदस्ती की चिंता नहीं, बल्कि रोज़े में शारीरिक संबंध बनाने की चिंता है, क्योंकि रोज़े में यह मुसलमानों के लिए मना है। यही उसकी दुविधा है। आप देख सकते हैं
प्राथमिकताएं क्या हैं? अली, जो मोहम्मद के दामाद और चचेरे भाई थे और इस्लाम के सबसे कम उम्र के अनुयायियों में से एक थे, उन्हें मोहम्मद के जीवन काल में दूसरी पत्नी रखने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जैसे ही मोहम्मद का निधन हुआ, उन्होंने धड़ाधड़ शादियां करनी शुरू कर दी। पाखंड। अली चुप रहे। फिर उनसे पूछा गया, अली इब्न तालिब, आप क्या कहते हैं? तो अली ने कहा, ठीक है, तो आपने अल्लाह का रोज़ा तोड़ दिया। आपका रोज़ा अब अमान्य है। अब आप एक और रोज़ा रख सकते हैं। बस रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद एक रोज़ा रख लो। ये मुआवजे के तौर पर होगा। गैर मुस्लिम महिलाओं को पर्दा करने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को छेड़छाड़ से बचने और पहचान के लिए पर्दा करने को कहा गया है, जैसा कि कुरान में बताया गया है। अगर आप गैर मुस्लिम महिला हैं तो आपको पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। असल में एक और परेशान करने वाला स्रोत है, एक परेशान करने वाली कहानी है, लेकिन वह शिया स्रोत से है और शिया लोग जाहिर तौर पर उमर से नफरत करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे मुसलमान कहते हैं कि आप जानते हैं यह प्रामाणिक नहीं है। तो उमर के बेटे इब्न उमर, वो अपने पिता से भी ज्यादा विकृत थे। असल में नहीं, दोनों एक दूसरे जितने ही विकृत थे। नाफी इब्न उमर से बयान करते हैं कि जब भी वो बाजार से कोई दासी खरीदते थे तो उनकी टांगे दिखाते थे और अपना हाथ उनके सीने और निचले हिस्से के बीच रखते थे। वो ऐसा कपड़ों के ऊपर से करते थे और दासी बाजार भी जाते थे। कई मुसलमान मानते हैं कि दासी बाजार थे ही नहीं, बस जांच होती थी। वो उन्हें टटोलते थे, उनके स्तनों को छूते थे और यहाँ तक कि उनके अन्य निजी अंगों को भी। और सोचिए, अगर आप एक औरत हों, बस कल्पना कीजिए, यही है इस्लाम धर्म। यही वो धर्म है जिसके बारे में ये पागल लोग हमें बताते हैं कि देखो कितना नैतिक है। इसी वजह से मैं उन लड़कियों की बात पर विश्वास करता हूँ। उस पागल आदमी ने ये कहा था क्योंकि ये मुसलमानों में आम धारणा है। देखे, ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम नेता ने बिना ढकी महिलाओं को खुले मांस से जोड़ा। 2006 में मुसलमान ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 1% से भी कम थे। मुझे याद है, यह इतना बड़ा मुद्दा बना कि वह व्यक्ति मिस्र लौट गया। शेख ताज अल-दीन अल-हिलाली ने अपने विचार एक धार्मिक भाषण में रखे थे, जो पिछले महीने सिडनी में लगभग 500 उपासकों को व्यभिचार के विषय पर दिया गया था। ये बातें आम जनता को तब पता चली जब आज द ऑस्ट्रेलियन अखबार में छपी। वो कह रहे थे, अगर आप बिना ढका हुआ मांस बाहर रख दे और बिल्लियां आकर उसे खाने लगे तो इसमें किसकी गलती है? यही उनका तर्क था। बलात्कार को वे ठीक इसी तरह सही ठहराते हैं, यही उनका तर्क है। देखिए, एक ब्रिटिश महिला ने मुसलमानों के व्यवहार को उजागर किया। मुझे लगता है कि तीसरी दुनिया के पुरुष प्रवासी यहाँ यूके में एक समस्या है। आप कभी निर्माण क्षेत्र में एक महिला बनकर काम करके देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, वे आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। अगर आप ऐसे देशों के लोगों को यहाँ लाते हैं जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, जहाँ महिलाओं को बोलने की इजाजत नहीं है, जहाँ महिलाओं को ये नौकरियां करने की इजाजत नहीं है, जैसे ही वे यूके की जमीन पर उतरते हैं, वे अचानक अपना सोच नहीं बदलने वाले और महिलाओं के प्रति विनम्र नहीं हो जाते। उदाहरण के लिए, गेट पर 4 लोग काम कर रहे हैं, 3 विदेशी हैं और 1 ब्रिटिश आदमी है। ब्रिटिश आदमी ही एकमात्र है जिसने कागज को देखकर मुझे मेरे नाम से बुलाया। बाकी लोगों ने मुझे ओए, लड़की और क्लिक 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 करके बुलाया है ताकि मेरा ध्यान आकर्षित कर सके। जब मैं असल में उनके साथ काम कर रही होती हूँ तो वे मेरी एक भी बात नहीं सुनते। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पत्थर की दीवार से बात कर रही हूँ। ये ना विदेशी महिलाओं की बात है, न जर्मनी या साउथ अफ्रीका के पुरुषों की। ये तीसरी दुनिया के पुरुष है। सच कहूँ, अब ये मुझे परेशान करता है। मैं बस यहाँ आकर अपना काम करना चाहती हूँ, अपने आसपास के लोगों से सम्मान पाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रहा है और मैं उन्हें टोक भी नहीं सकती। कोई भी नारीवादी इसका समर्थन नहीं करेगा। अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे नस्लवादी कह देते हैं। यूके सरकार की बात करें तो यही सब मुझे कंस्ट्रक्शन में महिला होने पर झेलना पड़ता है। मेरा मतलब है, ये तो आपकी चिंताओं में सबसे छोटी बात है। मैं इस पर काफी समय से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मुस्लिम दुनिया से आए तीसरी दुनिया के ये प्रवासी यूरोप में बाढ़ की तरह आ गए हैं। हाँ, मैं नहा रही हूँ, क्या बात है? नहीं, जल्दी बताओ, मुझे समझ नहीं आया। देखो, उसने तो कोई बहुत खुले कपड़े भी नहीं पहने हैं। हाँ, ये मेरा मामला नहीं है, मैंने यही सुना था। हाँ, इसे देखो। ये मैं हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और तुम? मैं कुवारा। अच्छा अच्छा। और स्नैप, क्या तुम मेरा स्नैपचैट चाहती हो? हाँ, क्या तुम्हें थोड़ी बहुत फैन समझ में आती है? हाँ हाँ हाँ, 1 साल मुस्लिम और मुस्लिम कोई एक दिन ऐसा नहीं करता। अच्छा अच्छा, सिंगल। तुम
बहुत सुंदर। ठीक है। मैं रूखी नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। नहीं नहीं, स्नैप स्नैप, मैं रात को 11 बजे तुम्हें कॉल करूंगा। किस लिए? और मैं अपने घर आके टीवी देखता था। वो क्यों शोर मचा रही है? नहीं, मुझे माफ कीजिए। नहीं, कृपया 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 स्नैप अच्छा अच्छे से। नहीं, तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं इसको उल्टा नहीं कह सकती, है ना? लेकिन मैं उपलब्ध नहीं हूँ। हाँ, ज्यादा नहीं, मुसलमान। वो कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ। जैसे कि ये अधिकार की भावना क्या है? वो कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ। क्या आप मुसलमान हैं? हे भगवान, मैं तो हमेशा से एक मुसलमान आदमी का इंतजार कर रही थी। आओ गले लगाओ। क्या मुझे भी ये बर्ताव समझ नहीं आता? घर पे टीवी। रात में देखना। मुझे घर पर टीवी देखना अच्छा लगता है। Noir, blanche. नहीं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। Non, mais ça va aller. मैं ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। कृपया मैडम। हाँ, नहीं, सच में। जो यादगार है, अच्छा दिन बिताइए। नहीं, स्नैप। कृपया। तुम्हारा नाम क्या है? मैं कुंवारा। अच्छा। अच्छा, ठीक है। नहीं, लेकिन ठीक है, मैं दिलचस्पी नहीं रखती, माफ करना। हाँ ठीक है। बहुत धन्यवाद, अलविदा। Non. Ok, bah merci, bonjour. Au revoir. वो किस्मत वाली है। इनमें कितनी महिलाओं को परेशान किया गया। हम ये कहानियां हर दिन सुनते हैं, लगभग रोजाना। सच में ऐसे बहुत सारे वीडियो है। इसे देखो। 58 वर्षीय अहमद अली एक ऊबर ड्राइवर, जिस पर एक घिनौने अपराध का आरोप है। जहां वे मांग कर रहे हैं कि अदालत दूसरी डिग्री के बलात्कार और पहली डिग्री के अपहरण के आरोपों के लिए पर्याप्त आधार पाए। पीड़िता ने सुरक्षित लौटने के लिए अली की कैब सेवा पर भरोसा किया था। दस्तावेजों के मुताबिक अली ने ऊबर ऐप का उपयोग दिखाने के लिए किया कि उसने पीड़िता को उतार दिया है, फिर ओलंपिया के बाहर एक सुनसान जगह पर आकर उसके साथ बलात्कार किया। वो डरती है कि अगर उसे रिहा किया गया, या उसने ये भी जाहिर किया कि अगर उसे रिहा किया गया तो वो डरेगी। दस्तावेजों में बताया गया कि महिला के घर न लौटने पर परिवार वाले चिंतित हो गए। पिता ने फोन से बेटी की लोकेशन ट्रैक की और वहां देखा कि वो अली की कार की पिछली सीट पर नग्न थी, जबकि अली अपनी पैंट ऊपर खींचते हुए आगे की सीट पर लौटने की कोशिश कर रहा था। माना जा रहा है कि आरोपी से एक और हिंसक अपराध का खतरा है, जो आरोपों की प्रकृति पर आधारित है। दस्तावेजों के मुताबिक पीड़िता के परिवार ने अली की पिटाई की और कम से कम 2 गोलियां चलाईं। जांचकर्ताओं ने बताया कि अली भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि मेडिकल स्टाफ ने उसे मदद की जरूरत बताई थी। कोर्ट में अली के हाथों पर अब भी पट्टियां थीं। हमले की जगह के पास मैंने एक पिता से बात की, जिन्होंने कहा कि फादर्स डे वीकेंड पर किसी और की बेटी के साथ क्या हुआ, ये सुनना भयावह है। आप जानते हैं, ये मेरे लिए न्याय है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, सही है? ये बहुत घिनौना है, लेकिन मुझे खुशी है कि पिता वहां मौजूद थे। आरोपी खुद भी 5 बच्चों का पिता है। अदालत परिवार और पड़ोसियों से भरी हुई थी। वे शायद सभी उन्हें देख रहे हैं और उनके चरित्र का प्रमाण देने यहाँ है। अली के समर्थन में जांचकर्ताओं के मुताबिक अली की बेटी ने अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसी दिन दर्ज कराई जिस दिन उस पर किसी और की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप लगा था। श्वेत लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप लोगों ने ऊंचे आपसी भरोसे वाले समाज बनाए और आपकी गलती यह है कि आप सोचते हैं कि जो लोग अन्य बर्बर संस्कृतियों से आते हैं वे आपके मूल्यों को साझा करते हैं। वे आपके मूल्यों को साझा नहीं करते। इस समय जैसा कि मैंने कहा, मैं वास्तव में नहीं करता। आप श्वेत लोगों को किसी पर भरोसा न करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। आप उन्हें दोष नहीं दे सकते। दयनीय। और हमारी सरकारों ने ही ये किया। खैर, अमेरिका बहुत अलग है। जिस वीडियो से हमने शुरुआत की, इस जोकर को उसके परिवार समेत देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ये भले ही कठोर या किसी एक घटना पर आधारित लगे, लेकिन हमें यही रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ये पूरा वीडियो, ये सारे उदाहरण जो मैंने आपको दिए, ये एक बात साबित करते हैं कि इन लोगों के बीच ये एक बहुत आम सोच है। आप जानते हैं, जब वे आपको बताते हैं कि सभी मुसलमान नहीं, असल में नहीं, ज्यादातर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूं कि उनमें भी जीने की प्रवृत्ति होती है। वे अपनी जान नहीं गंवाना चाहते, लेकिन ज्यादातर मुसलमान यही सोचते हैं। जब आप ऐसे लोगों को लाते हैं जिनकी ऐसी सोच है, तो वे किस तरह का समाज बनाएंगे? जो भी समाज बनेगा वह पश्चिमी समाज नहीं होगा। हम कहते हैं कि इस्लाम पश्चिमी सभ्यता के अनुकूल नहीं है। पश्चिम को बचाना है तो इस्लाम से छुटकारा पाए। इस्लाम को उसकी असली रूप में
अप्रचलित, अप्राप्य और अव्यवहारिक बना दे। हलाल मांस पर प्रतिबंध लगाए। इनमें से बहुत सी चीजें करें, इन समस्याओं का हल संभव है। हमारा समाज ऐसे रास्ते पर है जहां ये बर्बर लोगों को खुश करता दिख रहा है। जिस पल हम दिशा बदलेंगे, जिस पल हम रास्ता बदलेंगे, जैसे कि ठीक है, अब हम तुम्हें खुश करने के लिए नहीं झुकेंगे। ठीक है, हम धर्म के आधार पर नागरिकता रद्द नहीं कर सकते, लेकिन हम हलाल मांस समेत कई चीजों पर बैन लगा सकते हैं। उन्हें सड़कों पर नमाज पढ़ने से मना करो, उन्हें लगातार नई मस्जिदें बनाने से मना करो। सिर्फ ये छोटी छोटी चीजों में बदलाव बहुत से लोगों को पहले यहां आने से हतोत्साहित कर देंगे और फिर बहुत से लोग यहां से जाना शुरू कर देंगे। अब जाहिर है हर कोई नहीं जाएगा, लेकिन अगर उनकी संख्या कम होने लगे तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी बात होगी। अब आप कह सकते हैं कि सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वरना आप जानते हैं आपकी महिलाएं लगातार परेशान होती रहेंगी और आपके नेता आपको लगातार गुमराह करते रहेंगे।